हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका समग्र पीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी पीवाईक्यू देख रहे थे, जिसमें हमने 2025 ठीक है और 2024 के जो प्रीवियस क्वेश्चन एमपीपीएससी ने लिए हैं उनको देख लिया है। आज हम देखेंगे प्री 2023 का पेपर, ठीक है, जो 2023 में एमपीपीएससी ने प्री लिया था उसको। ये जो पेपर्स रहेंगे ये आपके एमपीपीएससी के जितने भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं सभी के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। तो एक बार उनको जरूर देखिएगा आप लोग। ये प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और जो कोई भी एग्ज़ाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह का पीएससी लेने वाला है उन सभी के लिए ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने 2025 के देख लिए हैं, 2024 के। आज हम देख रहे हैं पीएससी जो प्री का पेपर था 2023 का उसको। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने 2023 का पेपर है, ठीक है, जो पीएससी ने प्री लिया था वो वाला। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो वो सूरत अधिवेशन था। कब हुआ था? 1907 में, जब कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी, ठीक है। ध्यान रखना कब हुआ था? 1907 में। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 2048 को सौराष्ट्र संघ में शामिल हुई थी? ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन था। कब हुई थी, कितनी हुई थी? सॉरी 1948 में हुई थी। और कितनी हुई थी? 222, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा, ठीक है। जो चौधरी रहमत अली थे इनके द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? ठीक है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसके प्रथम चरण में कांग्रेस की क्या मांग नहीं थी? तो देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये उसकी मांग थी। काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये भी उसकी मांग थी। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण, ये भी मांग थी, लेकिन ये मांग नहीं थी, ठीक है। कौन सी? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ठीक है। तो मांग नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ करवाया था? तो जो गणेश उत्सव है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने दो कार्यक्रम स्टार्ट किए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है, तो ध्यान रखना। निम्न में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में, ठीक है। आर मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है? जो आर मंजूश्री मूलकल्प है ये किससे संबंधित है? ये आपके महायान से भी संबंधित है और वज्रयान से भी, ठीक है। तो ये दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर थे, ठीक है। पीएससी ने दोनों इसके राइट आंसर माने थे। निम्न में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की थी। कब की थी? 1835 में, ठीक है। और जो प्रेस के मुक्तिदाता कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं, ध्यान रखना। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो शकों पर जब चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनने विजय प्राप्त की थी तो चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। कौन से? चांदी के सिक्के। आगे बढ़ते हैं हम, चित्रकूट धार्मिक स्थल है, इसको किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुरी को जाना जाता है, ठीक है। जो ब्रह्मपुरी नाम से चित्रकूट को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? जो मुकुल है वो किसकी साहित्यिक रचना है? वो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपके खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो के छतरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है, मतंगेश्वर मंदिर। ये देखिए, ये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये 2023 में आया था, फिर 2025 में आया है, इसलिए पीवाईक्यू हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से देखते जाइए इनको, सभी देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि 2025 के देख लीजिए, ठीक है। जो दूसरे एग्जाम भी लिए हैं पीएससी ने, इस चैनल पर हमने करवाए हैं, और 2024 की हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो दोनों देख लीजिए, आपके ये एमपीपीएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, रामचंद्र का किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्र का किसकी रचना है? ये है आपके किसकी है? केशव दास की, ठीक है, केशव दास की रामचंद्र का। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कहलाते हैं ने दो काव्य लिखे थे, प्राणार्पण और आत्मोस, ठीक है। किस पर लिखे थे? तो उन्होंने लिखे थे गणेश शंकर विद्यार्थी पर, ठीक है। किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की घटना हुई थी, एक थोना लोहारी गोलीकांड कहते जिसे, ठीक है। ये कब घटित हुई थी? तो हुई थी 1939 में, ठीक है। ये निवाड़ी जिले की, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कृषि पद्धतियों का सही क्रम देखना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले देखो मिट्टी तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद की जाती है बुआई, ठीक है। फिर होती है उसके बाद सिंचाई और फिर होती है कटाई। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो कृषि पद्धतियां हैं उसके बारे में पूछा गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो देखो जो हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? हिमालय है भारतीय स्तर पर, सुंडालैंड है और पश्चिमी घाट है। लेकिन कौन नहीं है? नरो हिल्स, ठीक है। नरो हिल्स विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। नरो हिल्स कहाँ मिलती हैं आपके? ये मिलती हैं सतना जिले में। कहाँ मिलती हैं? सतना जिले में, ठीक है। सतना जिले में मिलती हैं ये। टाटीपा का तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जो टाटीपा का तेल रिफाइनरी है ये कहाँ है? ये है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। निम्न में से सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? जो गाजा स्ट्रिप के पास कौन है? भूमध्य सागर, ठीक है। आपने फिलिस्तीन गाजा पे बात सुना होगा, तो गाजा स्ट्रिप के पास कौन है? भूमध्य सागर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का सही मिलान करना है हमें, ठीक है। ये बेलाडीला की खाने कहाँ मिलती हैं आपके? ये मिलती हैं आपके उड़ीसा में। कहाँ मिलती हैं? उड़ीसा में। केंझोर, सॉरी, जो बेलाडीला है ये कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में। और केंझोर कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं उड़ीसा में, ठीक है। बालाघाट कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, मिलाते हैं कि कौन सा है। तो देखो पहला का है तीसरा, ठीक है। केंदुझर कहाँ है? उड़ीसा में। तो दोनों यहाँ तो यहाँ तक सही है, ठीक है। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो डी नंबर इसका, ठीक है। और कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पटल विरूपण प्रक्रिया अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? तो पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? तो देखो जो परिवर्तन परिवर्तनी है ये तो होती है, ठीक है। यहाँ पर देखा होगा आपने जो पटल विरूपण कहाँ अक्सर है? प्लेटों के किनारे होता है, ठीक है। तो देखो जैसे हिमालय की प्लेट मान लें आप कि जो यूरेशिया और भारतीय प्लेट है ये टकराई, ठीक है। तो वहाँ देखो भूकंप भी आते हैं, हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं, ठीक है। और प्लेट विवर्तनी तो है ही है, परिवर्तनी भी होती है, ठीक है। लेकिन विषमांगी ये नहीं है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे इसका सही लगा लीजिए, बी विषमांगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 राज्यों के 22वां क्वेश्चन है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता जो दर है उसके सही क्रम को इंगित करता है, ठीक है। कब के अनुसार देखना है? भारत की जो गणना 2011 में हुई थी जनगणना उसके हिसाब से, ठीक है। तो न्यूनतम साक्षरता दर, अधिकतम से जाना है अपन को न्यूनतम की साइड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी साक्षरता? सबसे ज़्यादा है केरल में, ठीक है। कहाँ है? केरल में। उसके बाद मिजोरम में है, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। तो डी इसका राइट आंसर था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ पीवाई को इसलिए नहीं देखना कि शायद यही आ जाए, लेकिन आप देखेंगे कि थीम ये जो अधिकतम से न्यूनतम पूछता है, ठीक है। जो साक्षरता दर पूछी है ये अभी पूछी है अधिकतम से न्यूनतम, हो सकता है कि अगली बार न्यूनतम से अधिकतम पूछे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी वायु मंडलीय जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो देखो जो वायुमंडलीय जलवायु और मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो कौन सी सीमा जानी जाती है, ठीक है। जो वायुमंडल की है वो कौन सी सीमा है इसके लिए? तो वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है उसमें जलवायु से संबंधित और मौसम से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? किससे निकल रही है? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है। तो वो कौन सी है? वो है नदी आपकी कौन सी, एक मिनट दोस्तों, वो देखो बैतरणी नदी है। कौन है? बैतरणी नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, ठीक है। ये नौकरेक कहाँ है? ये है आपके मेघालय में, ठीक है। कहाँ है? मेघालय में। मानस कहाँ है? ये है आपके असम में, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा और शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। देखो पहले का देखना है हमें, नौकरेक मेघालय, तो पहले का बी, ठीक है। सभी में भी दिया है लगभग डी छोड़ के, तो डी नहीं होगा आपका, ठीक है। मानस कहाँ है? असम में, तो दूसरे का है आपका डी, ठीक है। तो या तो ए होगा या सी। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
आगे बढ़ते हैं। भूताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? जो भूताप एनर्जी आपने सुनी होगी, जैसे मणिकर्ण का है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ में सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? बोइजो इडाहो, ये यूएसए में हुआ था, ठीक है। भूताप के जो सबसे पहला सफल प्रयोग, ठीक है, तो कहाँ हुआ था? बोइजे, अमेरिका में। दोस्तों आपको जियोग्राफी, अगर इंडियन जियोग्राफी पढ़नी हो, ठीक है, तो हमने इस चैनल पर जीएस पॉइंटर करवा रखी है, कवर करवा रखी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी उसमें आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किसे मोलेसेस बेसन भी कहा जाता है? मोलेसेस बेसन किसे कहा जाता है? मिजोरम को, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है मिजोरम, उसको मोलेसेस बेसन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से जो जिलों का 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, 2001 से 11 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करना है, ठीक है। किसके में? 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर है, उसके हिसाब से सबसे कम से लेकर सबसे अधिक तक जाना है, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखो सबसे कम कहाँ पे? अनूपपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद है बैतूल में, फिर है छिंदवाड़ा में, और फिर है मंदसौर में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो देखो माही नदी 3 राज्य से प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? देखो मध्य प्रदेश से तो होती है, ठीक है। इसके अलावा ये होती है राजस्थान से, और कहाँ से होती है? गुजरात से, ठीक है। इन 3 राज्यों से होकर ये गुजरती है। बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। केन नदी ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ये सोनार नदी भी मध्य प्रदेश से ही बस होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखो काली मिट्टी के संदर्भ में मध्य प्रदेश में जो विशेषता नहीं है काली मिट्टी की, वो कौन सी है? तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी सही है, ठीक है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल नहीं, रेत की मात्रा काली मिट्टी में होती ही नहीं है, ठीक है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये देखो राज्य सेवा परीक्षा 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में जो रेत की मात्रा है वो अधिक नहीं रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? जो पूर्णा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखो पूर्णा नदी है ये सहायक है आपकी ताप्ती नदी की। किसकी? ताप्ती नदी की, ठीक है। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो बीजागढ़ की पहाड़ी है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस में है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, ठीक है, ये ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है ये। तो इसकी दोस्तों ये क्वेश्चन सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 में आ चुका है, ठीक है। और पीएससी का जो पहाड़ियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है उसका। हर कुछ पेपर में एक ना एक दो पहाड़ी पूछी जाती हैं, और एमपीपीएससी में तो 20, 21, 19, 20 सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लगभग, और वो भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है, ठीक है। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है, तो दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु नहीं पाई जाती है, ठीक है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर का, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो देखो मध्य प्रदेश में आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पक्षजन वन पाए जाते हैं, ठीक है। उप आर्द्र पहाड़ी वन भी पाए जाते हैं, कांटेदार भी वन पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं कांटेदार वन? आपने उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखा होगा, ठीक है। अल्पाइन वन नहीं पाए जाते मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन से? अल्पाइन वन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो चचाई में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सॉरी थर्मल पावर स्टेशन, तो चचाई में है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक पावर स्टेशन कहाँ है? चचाई में, अनूपपुर के चचाई में, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 और कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष, ठीक है। कितनी है? 62 वर्ष। और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं तो उनकी है 65 वर्ष, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी 65 वर्ष है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, तो कौन सा हुआ था वो? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, सॉरी 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उसकी वजह से क्या किया था, जो नगर पालिका कानून है उसको अद्यतन बना दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? 74, ठीक है। जो 73 है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? जो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा है उसमें आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? जो लोक सेवा आयोग है उसके व्यय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपके 322 आर्टिकल, ठीक है। 322 आर्टिकल में क्या है? लोक सेवा आयोग के व्यय, ठीक है। और जो लोक सेवाएं हैं वो कौन से भाग में हैं? भाग कौन सा है? वो भाग है 14 है, ठीक है। भाग कौन सा है? 14 है। और इनके गठन की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 315 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? देखो, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। और एक कब से हुई है? तो 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? जो खाद्य संरक्षण अधिनियम है किसके अधीन वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये देखिए 2020 में यही क्वेश्चन आ चुका है। राज्य सेवा एवं जो वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें 2020 में आया था ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य कौन सी धारा में निहित हैं? तो देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? ये बना था 1990 में, ठीक है। कब बना था? 1990 में। और धारा 10 में इसके कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। कार्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? धारा 10 में, ठीक है। ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरे में कौन नहीं आता? देखो, अभी इस क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है। तो जो ये अधिकार दिए गए हैं ये सभी आते हैं, ठीक है। जो मानवाधिकार के अंतर्गत सभी आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्रावधान है जो समानता से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित उसमें प्रावधान है, ठीक है। और जीवन से तो रहते ही मानवाधिकार आयोग में, ठीक है। और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी उसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीएससी ने डिलीट कर दिया है बाद में, ठीक है। बाद में इसको डिलीट कर दिया है। और जो अधिकार दिए गए हैं सभी अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते थे, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो पूछा गया है कि जो एसटी आयोग है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं, ठीक है। 1+1+3, ठीक है। 1+1+3, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष और 3 रहेंगे इसमें अन्य सदस्य, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग कहते हैं, ठीक है। कैग अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? जो कैग हैं ये अधिकतम कितने वर्ष के लिए पद धारण करेंगे? तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम आयु है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे आप एनजीटी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है? नई दिल्ली में। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो जुलाई 2000 में यूपीएससी ने, ठीक है, एक समिति गठित की थी। किसके लिए? सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए। तो वो कौन सी समिति थी? वाई की अलग समिति, ठीक है। प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग समिति बनी थी। कब बनी थी? 2000 में, ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा की समीक्षा के लिए। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था?
जो 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाया गया था और फिर एक प्रदेश अस्तित्व में आया था। वो कौन था? वो था आपका विंध्य प्रदेश। ठीक है, ये विंध्य प्रदेश था। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो देखो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं। लेकिन और देखते हैं, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे अब। ठीक है, ये तो ऑप्शन लगभग सभी एक जैसे दिए हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखना, जो दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, लेकिन निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल जो किए गए हैं वो नहीं होते। ठीक है, दूसरा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं, जो मनोनीत सदस्य होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, और जो विधान परिषदें हैं, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्यों? कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इसमें विधान परिषद के शामिल नहीं रहते। तो इस सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जीएस की जो आपने घटना चक्र की जीएस पॉइंटर देखी होगी, तो उसमें पॉलिटी का सेक्शन अगर कवर न करना चाहें, ठीक है, तो हमने इस चैनल पर उसके 4-6 वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। ठीक है, यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारत में डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसे आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं हम, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? तो संसद का निर्माण कैसे होगा? तो देखो, जो आपने संसद है ये 3 अंगों से बनी होती है। कौन कौन से? लोकसभा रहेगी, ठीक है, राज्यसभा, और कौन रहेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इसमें शामिल रहते। तो इसका सी नंबर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके 2021 में आ चुका है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, कौन से? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये एक क्वेश्चन 2025 में भी आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन के तहत शामिल हुआ था मौलिक अधिकार में? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 51 का जो है, अभी यहाँ पे एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 2002 में आया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, इसमें क्या था कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। ठीक है, फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51 का में? तो फिलहाल 11 हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 10 थे, फिर एक बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। किसे? समाजवादी शब्द को। ठीक है, और इसके साथ कौन जोड़ा गया था? इसके साथ जुड़े गए थे आपके धर्मनिरपेक्ष, और जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, तो ध्यान रखना। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? यहाँ पर संविधान सभा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना। आगे बढ़ते हैं हम, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफर क्लस्टर संबद्ध जो उत्पाद हैं उनका उत्पादन होता है? तो देखो, जो ट्रांसफार्मर क्लस्टर के बारे में पूछा था इसमें, तो कहाँ है? ये है ग्वालियर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्लस्टर। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, ध्यान रखना है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे क्या कहते हैं आप? सिडबी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 में। ठीक है, कब हुई थी? अप्रैल 1990। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो हुआ था 6 बैंकों का। कब? 1980 में। ठीक है, यदि 1969 में बात करें तो कितनी हुई थी? तो तब 14 हुई थी। ठीक है, 1969 में। और 1980 में कितनी हुई हैं? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा इसरो का हाल ही में जो वैज्ञानिक मिशन है वो कौन सा है? तो देखो, जो सूर्य के अध्ययन के लिए जो इसरो का मिशन था वो कौन है? वो था आपका आदित्य L1। ठीक है, कौन सा था? आदित्य L1। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो जो भारत सरकार है इसका पोषण कार्यक्रम कौन नहीं है? तो देखो, जो फ्लोरोसिस की रोकथाम नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीएससी ने इन दोनों ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को पीएससी ने इसमें सही माना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारितंत्र है। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या होते हैं? जो जल्दी, जैसे बायोडिग्रेडेबल, आप इंग्लिश में देखें इसको, जो जल्दी से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, कागज हो जाता है आपका, भोजन एवं पादप अपशिष्ट भी हो जाते हैं, कीटनाशक नहीं होता, काष्ठ एवं सेलुलोज, लकड़ी वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? बी नंबर का, कीटनाशक क्या है? एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। ठीक है, तो देखो, आपने पढ़ा होगा नियम कौन सा है? वो 10% का। एक स्तर से दूसरे स्तर तक एनर्जी जाएगी तो वो कितनी जाएगी? 10%। ठीक है, तो ये ऊष्मा गति के द्वितीय नियम द्वारा इसको समझा जा सकता है। ठीक है, ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्न में से किससे संबंधित है? जो ऑस्टियो, आप यहाँ पे ऑस्टियो बस शब्द समझेंगे तो ऑस्टियो होता है हड्डी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्टियो का संबंध किससे है? तो हड्डी निर्माण से भी इसका संबंध है और हड्डी टूटने से भी। ठीक है, पीएससी ने इसके दोनों ऑप्शन राइट माने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ठीक है, तो जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, साथ में इसमें पीएससी ने एक और ऑप्शन माना था, वायु प्रदूषण भी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको देखे तो सबसे पहले अगर ध्वनि है तो वहाँ आप ध्वनि ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यदि ध्वनि नहीं है तो वायु लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? ये किया था यूएन ने। ठीक है, 2024 को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो सबसे अधिक सुधार कहाँ देखा गया है? अलीराजपुर में। ठीक है, सबसे सुधार कहाँ हुआ था? अलीराजपुर में। व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? जो योजना है ये व्यवसाय कार्य सुधार योजना, इसमें पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो इसमें प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा? तो मध्य प्रदेश को इसमें कौन सा जो अवार्ड मिला था? वो एक अचीवर का दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश को। किसका? अचीवर का दर्जा मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, एक मिनट दोस्तों, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखो, जो इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ये सब पुराने नाम दिए गए हैं और 12वें का पूछा है। ठीक है, 12वें के, तो 12वें के थे सी रंगराजन। ठीक है, 12वें के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सी रंगराजन। ठीक है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? AKFI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखो, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, पीएससी ने इसका राइट आंसर दिल्ली माना था। ठीक है, 2 जगह विवाद चला था कि कौन सा होगा, जयपुर या दिल्ली। पीएससी ने इसका दिल्ली माना था। निम्न में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं? ठीक है, तो 74 का राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसमें सुशीला चानू भी शामिल रही हैं, वंदना कटारिया भी और मोनिका भी। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल रही हैं। किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो
पुरस्कार है 2022 में किस खिलाड़ी को मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? ये देखिए क्वेश्चन पूर्व में आ चुका है 2022 में। ठीक है, किसे मिला है? ये मिला है शरत कमल को। ठीक है, किसे मिला है? शरत कमल को। निम्न में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला है? ये मिला है श्री श्रीनिवास वर्धन को। ठीक है, किसे मिला है? श्री श्रीनिवास वर्धन को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, ये नैनीताल में है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय ये सिकंदराबाद में है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान आपने IISc सुना होगा, ये बेंगलोर में है। ठीक है, केंद्रीय भाषा जो संस्थान है ये मुंबई में नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं है? मुंबई में नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो भारत ने सबसे पहले किसके साथ खेला था? इंग्लैंड के साथ। ठीक है, भारत ने इंग्लैंड के साथ खेला था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ईयर में कन्फ्यूजन है, शायद मुझे लग रहा है 1974 है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना। अगर ना कर पाए आप तो कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये प्रारंभ कब से हुआ है? ये हुआ है 2015 से। ठीक है, तो 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी? तो प्रथम महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? ये बनी है आपकी मंजू। ठीक है, कौन बनी है? मंजू। निम्न में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? ठीक है, तो वो कौन है जिन्हें इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमशेदजी ईरानी को। ठीक है, इन्हें इस्पात पुरुष कहा जाता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो देखो, गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर को प्रदान किया गया था। ठीक है, किसे प्रदान किया गया था? RBI के गवर्नर को। ठीक है, तो किसे मिला था? भारत को। वर्ष 2021 में, ठीक है, कब? 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन था? तो कौन था प्रथम स्थान पे? सॉरी, इसमें पूछा है भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? तो मध्य प्रदेश था पहले स्थान पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबा सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश था इसमें पहले स्थान पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग की लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक थी लंबाई। ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, तो 2018-19 का डाटा है, 8000 से अधिक थी। और राज्य मार्ग की लंबाई 11,000 किलोमीटर से अधिक थी। और जिला सड़क की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक थी। ठीक है, लेकिन यह जो मध्य प्रदेश है ये देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक है, सड़क घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा था नहीं है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो जो मध्य प्रदेश में कपास उत्पादित होती है वो ज़्यादातर खंडवा और खरगोन में होती है। ठीक है, तो खरगोन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन नहीं है? तो MP ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, MP ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो वो कौन है? वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ठीक है, तो देखते हैं। 24/7 कार्य करने की क्षमता, ये तो है ही है। सीमित पहुंच, सीमित तो बिल्कुल नहीं है, आज व्यक्ति कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है और उसको उत्पाद प्राप्त हो सकता है। ठीक है, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, ये भी गलत है। और ऊंची परिचालन लागतें, वो लागतें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सबसे अच्छा लाभ क्या है? ए 24/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो वो कौन सा है? वो है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग के माध्यम से जो उपयोगकर्ता की संवेदनशील सूचना है, ठीक है, उसको छल करके प्राप्त किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल क्या है? ये एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति प्रदान करता है, अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है और डेटा का बैकअप तैयार करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या करता है? जो अनाधिकृत पहुंच है, ठीक है, किसी भी नेटवर्क की, उसको अवरुद्ध करता है। आगे देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण हैं? देखो, आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, ये B2C है, ठीक है, अमेजन भी B2C है, लेकिन अलीबाबा क्या था? B2B था। ठीक है, तो इसके B2C और B2B दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन C और D। आगे बढ़ते हैं हम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है कि रिसीवर संदेश के स्रोतों के संदेश को प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसमें पूछा है कि जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, तो वो कौन है? वो है आपका बी संकेतन। ठीक है, कौन हो जाएगा इसका? बी संकेतन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी संकेतन क्या करता है? आपने देखा होगा, जो डाटा एनक्रिप्टेड होता है उसको डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, ये व्यवस्था है उसमें। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपने देखा होगा गूगल क्रोम तो आप चलाते ही हैं, तो ठीक है, गूगल क्रोम तो वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स भी है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। कौन नहीं है? याहू नहीं है। ठीक है, याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? चैट जीपीटी का विकास किसने किया है? ये किया है आपके ओपन एआई ने। ठीक है, किसने किया है? ओपन एआई ने। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब का किस में हुआ था? फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, और जो दूसरी पीढ़ी के हैं उसमें ट्रांजिस्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों और व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी है उसकी आपूर्ति करना। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? जो भीमा नायक हैं उनका संबंध था बड़वानी रियासत से। ठीक है, कहाँ से? बड़वानी रियासत से। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, ठीक है, ये भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में शामिल हुए थे। तो कौन सी क्रांति में शामिल हुए थे? 1857 की क्रांति में। ठीक है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर सागर, ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर मौनी नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा? मौनी नृत्य। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? जो नोह डोरा है ये कौन बनाता है? गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ जनजाति इसको बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 2023 का पेपर पूरा देख लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको आगे अगर 2023 के और पेपर देखने हों तो उसको भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको आगे करवा देंगे हम। ठीक है, और दोस्तों, अगर वीडियो सच में पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।